नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और सवाल आज यह है कि काले धन वालों को और कितने मौके देगी सरकार। इस सवाल के जवाब के लिए जरूरी है कि आपको इस नए मौके के बारे में भी पता हो। वो नया मौका जो सरकार ने उन लोगों को दिया है जिनके पास काला धन है, लेकिन वो अब भी इसका खुलासा करने को तैयार है। बहस की शुरुआत करें उसके पहले आपको ये पूरा गणित समझना चाहिए। आपके पास 31 दिसंबर तक का वक्त है। अगर आप खुद ब्लैक मनी का खुलासा करते हैं कि आपके पास काला धन है और मान लीजिए आपके पास अघोषित आय यानी काले धन के तौर पर 10 लाख रुपए हैं, तो इसका आधा यानी 5 लाख सरकार के पास बतौर टैक्स चला जाए। दूसरी बात, आपके काले धन का 25% यानी कि 10 लाख में से 2.5 लाख रुपए सरकार 4 साल के लिए लॉक कर लेगी और इस पर आपको कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। तीसरी बात, आपके हाथ में तत्काल कुल काले धन का 25% आएगा। यानी असल बात यह कि जो 10 लाख रुपए बतौर काला धन आप सरकार को बताएंगे कि आपके पास है, उसमें से आपको फिलहाल 2.5 लाख रुपए हाथ में बचेंगे। सरकार के इस नए नियम को बीएसपी ने कहा कि यह नाटकबाजी। कांग्रेस को लगता है कि सरकार ने ऐसा करके गरीबों को और ज्यादा बेरोजगार कर दिया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि यह सब ड्रामा है और जेडीयू ने आज इस नई स्कीम के बारे में कहा कि यह तो चोर सिपाही के बीच 50-50 का खेल है। लेकिन इन राजनीतिक दलों ने अपनी बातों के साथ तर्कों को रखना जरूरी नहीं समझा। लोकसभा में जिस वक्त वित्त मंत्री बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पूरा विपक्ष केवल शोरगुल करके वित्त मंत्री की आवाज को दबा देना चाहता है। हम मानते हैं कि सरकार के इस नए नियम पर बहस होनी चाहिए। संसद में बिल के पास होने के पहले एक अच्छी बहस होती तो यह पूरे देश के लिए अच्छा होता। इसीलिए आज हम अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं को, प्रवक्ताओं को लेकर आए हैं इस बहस में यही सवाल उठाने के लिए कि ब्लैक मनी पर इस ऑफर से आखिर किसका फायदा। सरकार के नए ऑफर का गणित, नए नियम का समर्थन और नए नियम का विरोध, सभी मुद्दों पर बहस होगी ताल ठोक के। I rise to move for leave of the House to introduce the Taxation Laws Second Amendment Bill 2016. This is not the way. I'm saying this is the mood yesterday. जो काला धन है, जो टैक्स इवेजन के लिए जिसका प्रयोग होता है, तो इन फेवर में से आए। प्रधानमंत्री जी का सपना जिस सारी योजनाओं के पीछे, चाहे वो नोटबंदी थी, चाहे ये 50% वाली स्कीम और 25% पैसे को 4 साल तक रोकना, इन सब के पीछे ये थी कि मेरे गरीब के बटुए में कुछ सामान पैसा पहुंचे। जब यही सब कुछ करना था, इनको टैक्स लगाना था, काले धन को सफेद करना था, तो ये सब नाटकबाजी करने की केंद्र की सरकार को जरूरत क्या थी? ये नोटबंदी हो गई है फ्लॉप। अब तरह तरह की चीजें कर रहे हैं, जो तरह तरह की चीजों में कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं जिसका कोई पाया मजबूत हो। अगर ये करना ही था तो डिस्क्लोजर ले आते, उसकी वो पैसा काला धन वाले जो लोग हैं उनका पैसा आ गया होता। ये आज गरीब को आपने बेरोजगार कर दिया। अरे ये सब ड्रामा है। ये सब जनता के बीच संदेश देने की अपनी विफलता छुपाने के लिए किया जा रहा है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। देखिए, ये तो चोर सिपाही के बीच 50-50 का खेल हो गया। आधा तुम ले लो, आधा हमको दे दो। तो नोटबंदी की क्या जरूरत थी जब यही करना था? सरकार ने यह कहा कि आपको 30% उस पर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स अमाउंट पर 33% आपको सेस देना पड़ेगा, जो कि ओरिजिनल अमाउंट का 10% होता है। तो ये आपको 40% हो गए और आपको 10% बाय वे ऑफ पेनल्टी देना पड़ेगा। तो टोटल ये 50% हो गए। अब बैलेंस जो 50 रुपये आपके पास बच गया, तो इन्होंने प्रधानमंत्री डिपॉजिट स्कीम एक निकाली इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। उसमें यह है कि 25 रुपये आपको उसमें जमा करना पड़ेगा, जो 4 साल तक बैंक में इंटरेस्ट फ्री रहेगा, जो लॉक इन पीरियड रहेगा, आप 4 साल तक यूज नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा था 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 25% आपको कैश विड्रॉ, वापस विड्रॉ नए नोट्स में करना चाहिए और 50% फिक्स डिपॉजिट में 2% इंटरेस्ट में देना चाहिए। अब वो 50% डाल दिए, तो अब आखिर में मैं सजा ही दे सकता हूँ। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, काले धन वालों को कब तक और कितने मौके देगी सरकार? दूसरा सवाल, आखिर ब्लैक मनी पर 50-50 का ऑफर का मतलब क्या है? तीसरा सवाल, क्या इस तरीके से काले धन का इस्तेमाल गरीबों के कल्याण में होगा?
चौथा सवाल, ब्लैक मनी पर गोल्डन ऑफर से किसका फायदा है? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, बार बार ऑफर ही देना था तो नोटबंदी क्यों? जी, तो आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। श्रीकांत शर्मा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर विजय सरदाना हमारे साथ यहाँ स्टूडियो मौजूद हैं, वो अर्थशास्त्री हैं। अक्सर आप उनको जी न्यूज़ पर खास तौर पर नोटबंदी के बाद जो चर्चा शुरू हुई है उस चर्चा के दौरान देख रहे हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे। और साथ ही नीरज कुमार हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं जेडीयू के, मोकामा से एमएलसी भी हैं, वो जेडीयू का पक्ष रखेंगे। स्वागत है आपका नीरज कुमार, बहुत दिन के बाद। और डॉक्टर अजय कुमार आपका भी बहुत दिन के बाद। लेकिन शुरुआत मैं करूंगा श्रीकांत शर्मा आपके साथ। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही है इस चीज को लेकर, किसी ने लिखा है कि सुबह का काला धन अगर शाम को आधा घर आ जाए तो वो काला नहीं रहता। ये स्कीम को मुझे लगता है सबसे सिंपल तरीके से समझाने का उन्होंने एक वाक्य में कर दिया काम। आप मानते हैं ऐसा? देखिए रोहित जी, सोशल मीडिया है, ये लोगों का अपना मीडिया है और इस पर लोगों को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अधिकार है, नंबर 1। नंबर 2, देश के अंदर कालाधन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की है। देश की जनता इसके समर्थन में है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना, काले धन से मुक्त करना। और उसके पीछे जो ध्येय है, जो मकसद है, वो ये है कि 70 साल में हम अपने गांव को विकसित नहीं कर पाए। 70 साल में आज गांव में आप जाइए रोहित जी, पीने का पानी नहीं मिलता है शुद्ध। गांव में जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो मोटिव यही है। और उसके पीछे एक बड़ी बात यह है कि जो गांव के विकास के लिए पैसा जाता था, केंद्र से जो पैसा जाता था, वो गांव तक नहीं पहुंचता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि केंद्र से अगर 1 रुपया गांव के विकास के लिए जाता है तो 10 पैसे पहुंचते हैं नीचे, बाकी सब भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है। तो ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लेकिन बहुत दुख होता है कि तमाम दिक्कतों के बावजूद भी आज आम जन, गरीब आदमी, गांव का आदमी, शहर का आदमी सरकार की मुहिम में शामिल है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां संसद को नहीं चलने दे रही हैं। इनको हर तरीके से जनता ने इनको चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि भ्रष्टाचार के साथ मुहिम में हम भ्रष्टाचारी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ नहीं है। जो भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहता है इस देश से प्रधानमंत्री, उसके साथ खड़े हुए हैं। सड़क पर भी बता दिया, ईवीएम पर बटन दबाकर भी बता दिया, लेकिन ये लोग हैं कि सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास अब लगता है कि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ ये लुटा चुके हैं, ये सब खो चुके हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से अपील करूंगा, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, पुलिस में रहे हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, कि आज जिस तरह से संसद के अंदर लगातार आप गतिरोध कर रहे हैं, आपको जो बात टेलीविजन पर कहनी है वो आप संसद में भी कह सकते हैं। देश की जनता आपका पक्ष भी समझे, सरकार का पक्ष भी समझे। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, और वो सवाल ये है डॉक्टर अजय कुमार कि ये सारी बातें ठीक हैं, काला धन आएगा, काले धन से गांव की बेहतरी होगी, गांव के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। फिलहाल तो पहली बात यह कि गांव के लोगों को नोट ही नहीं मिल पा रहे, काला धन छोड़िए, सफेद धन छोड़ दीजिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि गरीबों का कल्याण करना है, उसकी आड़ में काले धन वालों को कितनी बार मौके दिए जाएंगे? सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे थोड़ी ना होती है कि एक बार एक ऑफर, दूसरी बार दूसरा ऑफर, तीसरी बार तीसरा ऑफर, चौथी बार चौथा ऑफर, और फिर सर्जिकल स्ट्राइक है। कैसे सर्जिकल स्ट्राइक है फिर ये? देखिए रोहित जी, श्रीकांत शर्मा जी हमारे मित्र जो है पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन मैं उनके जो कुछ बातें जो है मैं पूरी तरह एकदम सहमत नहीं हूं। और उन्होंने जो आंकड़े आपके सामने जो पेश किए थे, ये सही बात है कि देश में जो है गरीबी की जो है सबसे कम 40 करोड़ व्यक्ति जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए थे यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय में। दुनिया के सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए थे। दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियर जो है हम इस देश में पैदा करते हैं। 18,000 गांव को छोड़कर के सभी गांव में बिजली की व्यवस्था हो गई है। अगर हम हर चीज देखेंगे तो इस देश में काफी तरक्की की है। बहुत कुछ करना बाकी है, ये बात सही है। लेकिन अगर हम नजरअंदाज करेंगे कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतने हर व्यक्ति की आय इतनी बड़ी है, और इस तरह से जो आप देख रहे हैं पूरे देश में, जो करना तो बहुत बचा हुआ है, ये मानता हूं।
लेकिन इस तरह की जो 60-70 साल की जो विकास की जो जिस तरह से देश आगे बढ़ा है, जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की योगदान है, जिसमें जनता का योगदान है, उसको नकारना उचित नहीं है। पहले तो श्रीकांत जी से मैं यही अनुरोध करूंगा और पहले जो है ये इस बात को रख करके मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरी बात है, देखिए क्या हुआ, रोहित जी आपने ठीक कहा कि ये डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण से सबसे ज्यादा प्रहार गरीब पर हुआ है। और श्रीकांत जी भी जानते कि जिस तरह से, और वो मानेंगे कि जिस तरह से हर जगह हमारे जमशेदपुर में जहां से मैं सांसद था, वहां से जिस तरह से लगातार छटनी हो रही है, वो सबसे ज्यादा प्रहार तो गरीब पर ही है। किसान परेशान है, छात्र परेशान है, गृहिणी परेशान है, और क्योंकि पैसे नहीं आ रहे हैं अपने पैसे निकालने के लिए। और अब हम ये भी कहना चाहेंगे, रोहित जी आप बताइए, आपके घर में जो है आपको जो आप सब चीज तो क्रेडिट कार्ड से नहीं खरीदते हैं, डेबिट कार्ड से नहीं खरीदते हैं, तो दिक्कत क्या है कि जो अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाया गया है, खासतौर से इनफॉर्मल सेक्टर पर, वो भयावह स्थिति है। मैं ये प्रार्थना करता हूं, हम देखिए बीजेपी और आरएसएस के खूब विरोध करते हैं, लेकिन मैं भगवान से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि खुदा ना खास्ते जो है हमारी अर्थव्यवस्था रिसेशन में नहीं चले जाए। और मैं अगर ये नहीं होगी तो हमें को बहुत खुशी होगी कि जितना भी वाहवाही लूट लें, लेकिन जो तथ्य जो सामने आ रही है, अगर आप देख लीजिएगा मोटरसाइकिल, साबुन, खेत, किसान, बुआई की जो जिस तरह से रफ्तार चल रही है, और अगर वीडीआईएस का स्कीम देख लीजिएगा कि पिछले जो है जून में जो इन्होंने जो है वीडीआईएस स्कीम, जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम इन्होंने जो चलाया था, वही उस वक्त भी वही 50% की जो कानून इन्होंने लागू किया था। यदि मोदी जी को और बीजेपी को जो है ये पूरी तरह से प्रचार कर रहे थे कि काला धन के लिए एक बहुत बड़ा वॉर है, ये काला धन वाले को छोड़ेंगे नहीं, उस तरह का जो है बड़े बड़े जो है ऐलान किए थे। इसके बाद जो इस तरह के जो है पार्लियामेंट में कानून पास करने के लिए बीजेपी ने जो आज किया है, वो सचमुच में जो है गरीब के और इस देश के जनता के जो गांव पर नमक वाली छीटने वाले काम इन्होंने किया। हमारा ये कहना है कि इससे जो एक तो अपने अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा दिया रोहित जी, उसके अलावा आपने कालाधन वाले को कितने बार आप मौका देंगे? आप फिर से कह रहे हैं कि फिर से अगर ये नाटक ही करना था रोहित जी, तो फिर पहले कर लेते। पूरे देश का जो लेकिन अजय जी मेरा सवाल ये है, स्पीड ब्रेकर लगा, अजय जी मेरा सवाल ये है कि देश के सामने इस बिल की कमजोरियां आती, देश को ये पता लगता कि इस बिल के मुतालिक सरकार ने काले धन वालों के आगे घुटने टेक दिए, अगर मैं विपक्ष की बात मान लूं तो ये बात आप लोगों ने संसद में क्यों नहीं उठाई? जहां बहस का मौका था, जहां क्वेश्चन करने का मौका था सरकार को, जहां उसकी सारी कमियां बिल की पूरे देश के सामने आ जाती, आप लोग वहां बोले नहीं, वहां हु कर रहे थे सब लोग सांसद मिलकर विपक्ष के। ये शोभा देता है क्या हमारे देश के सांसदों को? आप सुनिए अभी वो चला के आवाज, कैसी आवाज आ रही है? नहीं रोहित जी आपका सवाल बड़ी वाजिब सवाल है। हमारा देखिए पूरे विपक्ष ने, और श्रीकांत जी से मैं यही अनुरोध कर, पूरे विपक्ष ने यह अनुरोध किया था सरकार को कि नियम 56 के अनुसार एडजर्नमेंट मोशन के तहत जिसमें वोटिंग होता है उस पर बहस हो। पहले दिन से इस पर चर्चा हो रही है। उस नियम के अनुसार आपको 50 सांसद के हस्ताक्षर चाहिए, लेकिन विपक्ष ने 200 सांसद के हस्ताक्षर सरकार के सामने पेश किए। हमारा यह कहना है कि सरकार इस पर क्यों अड़ी हुई है और ये इसको जो प्रतिष्ठा का मामला क्यों बना दिया है? अगर वो जो है, अगर सरकार अगर मान लेती कि धारा 56 के अनुसार जो है इस पर एडजर्नमेंट मोशन विमुद्रीकरण पर चर्चा होती, तो ये सब बहस नहीं होता। सरकार भी इतनी जो अड़ियल हो गई है। पहली बात रोहित जी आपका सवाल है और आपका कहना एकदम सही है, विपक्ष भी चाहती है कि बहस हो, लेकिन अगर सरकार कहे कि नहीं हम 193 धारा 193 के अनुसार बहस करेंगे जिसमें कोई जरूरत नहीं है किसी चीज का, ये सिर्फ 193 सेक्शन 193 के अनुसार हम लोग बहस करेंगे, और विपक्ष कह रही है कि 56 के अनुसार उसमें वोटिंग होता है, और इनके लोकसभा में तो इतनी बहुमत है तो इनको तो कोई फिक्र नहीं होना चाहिए, परंतु जो है सरकार मान नहीं रही है। तो हमारा ये सरकार से अनुरोध है कि इस पर क्यों जो है इसको इतनी छोटी सी बात को इतनी प्रतिष्ठा की बात क्यों बना रहे हैं सरकार? सर रोहित जी मैं जवाब मैं ठीक है श्रीकांत आप बोलिए। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है और आप दोनों ने उसका जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल यह है कि आपको काले धन वालों को पकड़ना है तो उनको कितनी बार मौके देंगे? अब तो पकड़ लीजिए ना सर, हो गया, कई दफा मौके दे चुके। रोहित जी मैं जवाब दूं? बोलिए सर श्रीकांत जी। देखिए रोहित जी मेरा आग्रह आपसे यह है कि आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जो वातावरण बना हुआ है, ये 70 साल की एक बीमारी है, कैंसर है। इससे देश की जनता को निजात दिलानी है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि इनको बार बार मौका क्यों दिया जा रहा है, कोई मौका नहीं दिया जा रहा। मौका दिया जा रहा है इस देश के सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी को,
क्योंकि गरीब के ही हित के लिए ये पैसा उपयोग होने वाला है। ये धन्ना सेठ जो अभी तक पैसे को नहीं निकाल रहे हैं, अंदर डाल के रखे हुए हैं, एक मौका ये है कि भाई आप इसकी घोषणा करिए और सीधा सीधा जो पैसा है वो जन कल्याण कोष में पैसा जाएगा और गांव के विकास के लिए, बिजली पानी सड़क के लिए वो पैसा उपयोग होने वाला है। तो कान इधर ना पकड़ के इधर से पकड़िए, लेकिन पकड़ना वही है कि विकास के उपयोग में आने वाला है जो अब तक आप दबा कर बैठे थे, और असलियत में ये पैसा गांव के गरीब का ही है। तो जो लोग अब गांव के पैसे, गरीब के पैसे को हड़प रहे थे, आज वो गरीब के खाते भी ढूंढ रहे हैं, कहाँ का गरीब का खाता है, कहाँ जमा करा सकते हैं। तो ये इस तरह से, इस वजह से ये स्कीम, ये बिल लेकर आए हैं जिससे कि सीधा सीधा गांव के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए इसका पैसे का उपयोग हो सके। ठीक है नीरज कुमार जी, आपकी पार्टी कह रही है कि ये तो चोर पुलिस में 50-50 वाला खेल हो गया। क्यों आपको लगता है कि इस बिल में 50-50 का खेल है? देखिए, पूरा जो प्रकरण है उससे एक बात स्पष्ट हो रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को जो बोला था कि हमने बहुत मौका दिया, अब मौका की बात नहीं है, अब हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो काला धन कमाओ और टैक्स चुकाओ, ये तो फेयर एंड लवली का हाल हो गया। ये तो वही हाल हो गया रोहित जी कि जमीन खरीद कर कैश खपाया, अब मोदी माल्या को विदेश भगाया। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप बेनामी संपत्ति पर क्यों नहीं हमला कर रहे हैं? कितना % है करेंसी के रूप में काला धन? अगर आपकी नीयत साफ है तो आप बेनामी संपत्ति पर हमला करिए। ये पर्याप्त कदम नहीं है नोटबंदी। अगर आपकी मंशा साफ है तो आप बेनामी संपत्ति पर हमला करिए, सोना चांदी पर हमला करिए, और साथ साथ अनैतिक व्यापार जो शराब है, ये बड़ा नेक्सस है देश के अंदर में, उस नेक्सस को तोड़िए आप। देखिए, काला धन पर अगर कार्रवाई, जिस ढंग से माननीय श्रीकांत जी कह रहे थे कि बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं, तो इसका लग रहा है कि जितनी कार्रवाई ये कर रहे हैं, श्रीकांत जी भ्रम में मत रहिएगा। देश की जनता ने अगर नोटबंदी के आपके फैसले के बारे में जो टिप्पणियां आ रही हैं, इस अपेक्षा के साथ गांव में चर्चा हो रही है कि लोगों को लग रहा है, चूंकि आर्थिक गैर बराबरी देश के अंदर हो गया है, तो लोगों को लग रहा है कि बड़े लोगों पर कार्रवाई होने वाली है, लेकिन उसका अंदेशा दिखाई नहीं पड़ रहा है, चूंकि गरीब ही परेशान हो रहा है। इसलिए अब तो हमको लग रहा है जितना आप बता रहे हैं उसके हिसाब तो 15-20 लाख रुपया आप खाता में चला आएगा। सर, कोई परेशानी अब नहीं होगी लोगों को। नीरज जी, मैं सवाल इस बात का है कि आप काला धन पर अगर कार्रवाई करने की मंशा आपकी है, मैं टोकना नहीं चाहता था, सीधा सर, स्ट्राइक करिए बेनामी संपत्ति। मेरा सर बड़ा सीधा सा सवाल है 30% सर। मैं सिर्फ आप दो लोगों से जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं, कह रही है ये बात सर, जो दो लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं, जेडीयू कांग्रेस, मैं आप दोनों से केवल ये समझना चाहता हूं सर रोहित जी कि आप मुझे ये गणित समझा दें। कोई भी कार्रवाई हुई तो हमने स्वागत किया, और इस अपेक्षा के साथ मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप कि नीतीश कुमार पहले दिन से स्वागत कर रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जहां पर मैं कहता हूं कि डिमोनेटाइजेशन के समर्थन में हूं, जनता स्टैंडिंग ओवेशन देती है मुझे, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी अगर ये कहे कि चोर सिपाही का 50-50 का खेल है, सर, उसके पीछे कोई आधार तो होगा, यहाँ की चर्चा, कोई लॉजिक तो दीजिए सर कि क्यों 50-50 का खेल लगता है रोहित जी। इसलिए लग रहा है कि आप इसको सिस्टमेटिक रूप एक दे रहे। पूरी बात कहने दीजिए श्रीकांत जी। आपने यह कहा कि इतना पैसा अगर होगा तो इस पर इतना टैक्स लगाया जाएगा। आपने मौका दिया पहले, जो आप ही दावा कर रहे हैं कि 63-65 हजार करोड़ रुपया के लगभग में इसकी आमदनी होगी। तो ये बार बार मौका देने का, इससे तो अच्छा है कि आप बेनामी संपत्ति पर हमला करते, आगे बढ़ते। आप सोना चांदी जवाहरात पर हमला करते, लॉकर पर हमला करते, लेकिन ये तो आप कर नहीं रहे। तो ये पूरे इसीलिए कहा जा रहा है 50-50 का खेल है कि काला धन कमाओ। अब तो उसी प्रोपोर्शन में काला धन लोग रखेगा, उसको रेगुलराइज करने के लिए कितना और टैक्स हमको देना पड़ेगा। इसलिए अगर हमला करना है, मेरी समझ अब भी कायम है कि अगर काला धन पर हमला करना है तो आप बेनामी संपत्ति पर, यह पर्याप्त समय है, इसी समय आप हमला कीजिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पर्याप्त समय बेनामी संपत्ति पर हमला कीजिए, लेकिन मैं एक सेकंड, थोड़ा सा रुक के श्रीकांत जी, थोड़ा सा रुक के अजय जी, थोड़ा सा अजय जी, थोड़ा सा एक बार मेरे साथ यहाँ विजय जी मौजूद हैं। मैं विजय जी आपसे समझना चाहता हूँ और देश के लोगों को भी जरा समझाइएगा कि जो बिल है, क्या इसका मतलब यह है कि आप काले धन वालों के साथ सांठगांठ कर रहे हैं? आप उनसे हाथ मिला रहे हैं कि ठीक है साहब, काला धन आपका सुबह का शाम को आधा आ जाए तो फिर उसको काला धन नहीं कहेंगे? क्या इसको ऐसे समझना चाहिए, या गणित कुछ और है जो शायद ना तो समझ रहा है कोई और ना समझने दे रहा है किसी को? देखिए, गणित कुछ और है, और यही बात मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप अगर ये बिल नहीं आता
तब क्या होता, आप उस हालात को समझिए। हो क्या रहा था कि जिन लोगों के पास ब्लैक मनी था उनका गेम प्लान बहुत सिंपल है। वो क्या करते कि एडवांस टैक्स जमा कराते और इस साल की अपनी बैलेंस शीट में ये दिखाते कि साहब मेरे को विंडफॉल गेन हुआ है और ये लीजिए 30% टैक्स और बाकी 70% मेरा। और आज आपके इनकम टैक्स कानून के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसमें आप विंडफॉल गेन को कैसे क्वेश्चन करते, क्योंकि आपका कानून साइलेंट था। ये जो अमेंडमेंट आया है, आप इसको जरा ध्यान से समझिए। आप किसी भी सीए, किसी भी टैक्स अथॉरिटी से पूछिए कि विंडफॉल गेन पे आप कैसे टैक्स लगाते, कोई तरीका नहीं था। आप सिर्फ एडवांस टैक्स जमा कराइए, अपनी इनकम डिक्लेयर करिए और बाकी पैसा आपका। ये जो प्रावधान सरकार लाई है ये बहुत अच्छा प्रावधान है। इससे ये हुआ कि जो विंडफॉल गेन की आप जो बात कर रहे थे वो रास्ते आपने बंद कर दिए। अब आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा और सेटिस्फैक्ट्री जवाब देना पड़ेगा। अगर आप सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देते हैं और आप ये कहते हैं हाँ जी गलती हो गई, तो ठीक है, आपके ऊपर टैक्स है, उसके ऊपर पेनल्टी है, उसके ऊपर सेस है, उसके ऊपर आपने जो पैसा इलीगल कमाया उसको सरकार ने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने का फायदा यह है कि सरकार को कैश मिल गया, आप उसको यूज कर सकते हैं विदाउट पेइंग इंटरेस्ट। कुल मिला के जिसके पास 100 रुपए है उसके करीब 75 रुपए सरकार ने बाहर निकाल दिए, 25 रुपए वो ले गया। अगर वो ये भी जस्टिफाई नहीं कर पाता कि साहब ये क्यों आया और वो डिसोन भी कर देता है लेकिन उसके पास मिलता है, तो 85% सरकार रख लेगी, सिर्फ उसको 15 मिलेगा। और मजे की बात क्या है, इसमें आपके पास बाकी जो पनिशमेंट और पेनल्टी और बेल्स हैं, जो बाकी प्रावधान है इलीगल इनकम के, नारकोटिक्स के या जो भी है, वो आप पे सब लागू रहेंगे। कोई आपके पास इसमें इम्यूनिटी नहीं है इस कानून में। रेलवे स्टेशन के नीचे कुछ लोग बैठ के आपके पैसे को 80% कम कीमत में वापस कर दे रहे हैं नए नोटों। मैं उसका भी बता रहा हूं सर। सरकार 50% के बदले में कर रही है। नहीं, फर्क है सर। फर्क ये है कि आपने एक जो लीगल गैप था आपने उसको भरा है। देखिए फर्क है, इस कानून से आपने एक लीगल गैप भरा है, पहले लीगल गैप था। इस कानून से आपने जो विंडफॉल गेन के नाम पे जो आप टैक्स बचाना चाहते थे, आपने उस गैप को भरा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो चोर लोग कानून का रास्ता लेकर निकलना चाह रहे थे, सरकार ने उस कानून के रास्ते को बंद किया, पहली बात। दूसरा जो आप कह रहे हो कि जो लोग 80%, 70%, ऐसे बहुत केस आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि साहब आप जमा कर दो, हम आपको 70% वापस दे देंगे लेकिन मार्च के बाद देंगे। ये एक पैरेलल, मैं ये कहूंगा कि बिजनेस मॉडल कुछ लोगों ने बना लिया। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मैंने आपसे 1 करोड़ रुपए लिया, मैं अब आपको मार्च के बाद 70 लाख दूंगा, और वो जो 30 लाख है वो मेरी मेहनत के, और ये 70 लाख वो क्या कर रहे हैं कि छोटी छोटी जगह पार्क कर रहे हैं। कुछ एग्रीकल्चर इनकम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कहीं और जहां पे टैक्स लायबिलिटीज कम है वहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो उसको बांटेंगे, 6 महीने बाद वो वापस इकट्ठा करके आपको 70 लाख दे देंगे और अपनी मेहनत का 30 लाख रख लेंगे। ठीक है, देखिए दुनिया में लोग क्रिएटिव हैं, वो आपके सिस्टम में से रास्ते निकालेंगे। अगर वो चोर नहीं होते तो ब्लैक मनी कैसे जनरेट करते? अगर उनमें दिमाग नहीं होता तो ब्लैक मनी जनरेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो जो ब्लैक मनी वाले शातिर हैं वो आपसे 2 कदम आगे चलने की कोशिश करते हैं, आपके कानून और सिस्टम में गैप ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए चाहे वो सीए का इस्तेमाल करें या टैक्स अथॉरिटीज का, वो कोशिश करते रहेंगे। ठीक है डॉक्टर अजय, ये बातें संसद के पटल पे होनी चाहिए, ये बातें देश की संसद के जरिए लोगों के सामने जानी चाहिए। आपको जो आपत्तियां हैं वो देश की संसद के जरिए उस बिल पर उठानी चाहिए, और उसके अंदर कोई कमियां हैं तो सरकार को मजबूर करना चाहिए कि वो उस पर कदम वापस ले। लेकिन हो करके, हल्ला करके, संसद स्थगित करके, आपको नहीं लगता कि आप रास्ता दे रहे हैं सरकार को कि ठीक है फिर कर लीजिए आपको जो करना है, हम तो हो करते रहेंगे बस? देखिए रोहित जी, पिछले इतने दिन से जो बहस चल रही है और आपकी टीवी के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि आपके दर्शकों के माध्यम से ये जानकारी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले तो विजय सडाना जी ने जो कहा था कि वो विंडफॉल गेन्स वाली पुरानी सिस्टम में भी वही इनकम टैक्स ऑफिसर है, अभी भी नए सिस्टम में है, तो जो आय इनकम टैक्स कभी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में तो कभी जांच ही नहीं की, और इस नया कानून से वो अगले साल का जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उसमें कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि सोर्स ऑफ इनकम पर जानकारी प्राप्त करने के लिए, ऐसा कोई जो मुझे पढ़ने में मिला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात विजय जी, एक मिनट विजय जी मैं खत्म कर लेता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 80% कालाधन विदेश में है, उसमें से सिर्फ 6% जो है, 20% जो देश में है वो सिर्फ 6% कैश में है।
तो आप जब कह रहे हैं कि पूरे काला धन में जो आपकी जो पूरी तरह से हमला जो हो रही है, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा, समुद्र में एक बाल्टी के बराबर है, और हम वाहवाही लूटने के चक्कर में अगर सरकार और ये सब पॉलिटिकल पार्टी, श्रीकांत जी भी सहमत होंगे, कुछ हर एक पॉलिटिकल पार्टी में हर एक व्यक्ति इस पर सहमत नहीं होंगे, लेकिन पॉलिटिकल डोनेशन पर, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज पर सब जो है कैश ट्रांजैक्शन बंद होने चाहिए। हमारा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नौकरशाही पर जो है, जो कानून की जो संशोधन करने की जो कोशिश की जा रही है, उसको वापस लिया जाए। कि इसका मतलब है कि सीबीआई जांच नहीं कर सकती है किसी पदाधिकारी का बिना मंत्री जी या उनके जो विभाग के जो है हेड के अनुमति के बिना, उसको जो संशोधन ला रहे हैं, ये जो गलत संशोधन है। तीसरी बात है कि अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग कंपनीज जो बनी हुई है उस पर कार्रवाई हो, और लास्ट में जो नीरज जी ने कहा था बेनामी जो है संपत्ति पर, अगर रोहित जी हम सब लोग ये चारों बिंदु पर, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और ये बहुत ही बड़ा, और ये सब लोग अच्छे लोग इस पर समर्थन करेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो सरकार का वर्तमान जो जिस तरह से सरकार ने जनता के सामने जो पेश किए थे, वो सब जो है दावे खोखले हो गए हैं। ये नए संशोधन के साथ ये स्पष्ट हो गया है कि ये फेयर एंड लवली का पार्ट 2 हो गया है। तो मतलब आप कर रहे थे तो अच्छा था, इन्होंने वही अगर फेयर एंड लवली पार्ट 2 कर दिया तो ये गंदा हो गया। नहीं, हमारा ये कहने के फेयर एंड लवली पार्ट 1 और पार्ट 2 ही नहीं कहे रोहित जी। पहले को याद है आपको, फेयर एंड लवली पार्ट 1 जून में आया था, फेयर एंड लवली पार्ट 2 अब आ गया है। ठीक है सर, अब मेरा सवाल श्रीकांत शर्मा आपसे है कि भाई सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर इतना पैसा आ रहा था, आप पिछले 17 दिन से लगातार देश को बता रहे थे कि साहब हमने इतना पैसा बैंकों में जमा करा दिया, जनधन के खातों में इतना पैसा आ गया, अब तो गरीब का भला हो जाएगा, अब तो आम आदमी की सुनवाई होगी, अब तो उसको पैसे मिल जाएंगे, इस देश को विकास की पटरी पे ले जाएंगे। तो अचानक उसमें आपको यह क्यों लगने लगा कि काले धन वालों के साथ एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं? फिर से आपने क्यों सफेद झंडा लहरा दिया भाई? जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर ही दी थी तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक मोड में ही रहते। देखिए रोहित जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ये सर्जिकल स्ट्राइक जो कह रहे हैं वो ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक है, काले धन को लेकर कार्रवाई है, लेकिन सफ़ेद झंडा हमने नहीं दिखाया। हमारा मकसद है कि लीगल ऑप्शन, जो कानूनी जो हमारे पास विकल्प हैं, उनके माध्यम से मैक्सिमम पैसा और कैसे सरकारी खजाने में लाया जाए जिससे कि देश के गरीब का भला हो। देखिए, एक ऑप्शन हमने अभी आपके सामने आज जो बिल आया वो है। दूसरा, आपके पास तो जानकारी होगी रोहित जी, क्योंकि आप बहुत रिसर्च करते हैं। बड़े सरप्राइजिंग मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं जिनकी जानकारी आपको ऑलरेडी पहले से ही है। सरकार की जो योजना है, ये जो नोटबंदी की योजना है, इससे हैदराबाद शहर से ही 2500% की ज़्यादा मतलब वृद्धि हुई है। जो लोग पहले टैक्स नहीं देते थे, रेवेन्यू जो कलेक्शन होता है, 2500% की वृद्धि। नॉर्थ एमसीडी दिल्ली में 2434% की वृद्धि, सूरत में 2314% की वृद्धि, तो ये साउथ एमसीडी 2037% की वृद्धि। तो ये जो पैसा आ रहा है, एक रास्ता पैसे का ये जो मैं बता रहा हूं, दूसरा रास्ता पैसे का जो हमने आज जो हम बिल लेकर आए हैं लोकसभा में जिसको पारित किया है, वो किसी भी तरीके से धन पैसा जो है सरकारी खजाने में आए। जो एक 70 साल से एक माहौल बना हुआ था कि सब कुछ चलता है, उसको समाप्त करने के लिए हम एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें जनता भी हमको समर्थन दे रही है। लेकिन दुख होता है विपक्ष के लोगों का, पहले कहते हैं कि काले धन पर कार्रवाई नहीं करते, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं करते, जब करते हैं तो कहते हैं कार्रवाई क्यों की, फिर कहते हैं आपको थोड़ी और सहूलियत देनी चाहिए, थोड़ा और रिलैक्सेशन देना चाहिए। जब सहूलियत दी जाती है तब कहते हैं सहूलियत क्यों दी। तो रिएक्टिव पॉलिटिक्स विपक्ष कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच उनके पास नहीं है। एक और मैं सम्मानीय नीरज जी से इतना कहना चाहता हूं, नीरज जी आपने माल्या की बात कही, नीरज जी आज उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ सरकार आप चला रहे हैं जो 1400 करोड़ हजम कर गया एसबीआई का, और एसबीआई ने उसके खातों को सील कर दिया। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह पर दबाव बनाकर 1500 करोड़ और विजय माल्या को दे दिया। उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ सर आज आप सरकार चला रहे हैं, तो माल्या जो है कांग्रेस का बेबी है, उसको हमारे खाते में डालने की कोशिश मत करिए। नीरज जी, आप तो इनके साथ थे ना पहले दिन से। श्रीकांत जी, मैं विजय माल्या आपके कार्यकाल में गए तो काला धन पर आप कार्रवाई करिए, हम आपका स्वागत किए हैं। लेकिन देश की जनता को यह भी बताइए कि आपने जो पार्टी की संपत्ति खरीदी है वो दस्तावेज है उसका, और उस दस्तावेज में यह साबित हो गया है कि आपने आरटीजीएस के माध्यम से नहीं दिया है,
नोटबंदी के पहले जो जमीन देश भर में खरीदे ती काला धन को सफेद कर रहे थे क्या? यही चेहरा ये दस्तावेज है जिसमें आपने आरटीजीएस से नहीं कैश पेमेंट किया है। सोर्स नहीं बता रहे हैं बीजेपी के नेता, ये पैसा कहां से आया। मैं पूरी जिम्मेवारी से जी न्यूज पर बोल रहा हूं, ये सोर्स नहीं बताया जा रहा है कि जमीन का पैसा आया कहां से, ट्रांजैक्शन दिल्ली से पटना और पटना से डिस्ट्रिक्ट में कैसे हुआ। इसीलिए हम आपकी नीयत पर हमको शक होता है कि आप जब ये सवाल करते हैं, विजय माल्या अगर पिछली सरकार ने किया तो उसको तो दंड जनता ने दिया, लेकिन आपके कार्यकाल में वो यहां से गए। ठीक है, आपका क्या नैतिक दायित्व था? क्या नैतिक दायित्व था? अगर ऐसी बात हुई। दूसरा बात है रोहित जी, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इनको जवाब दूंगा भैया। करेंसी में काला धन कितना परसेंटेज है? आप बेनामी संपत्ति पर क्यों नहीं हमला कर रहे हैं? और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का रिकॉर्डेड भाषण सुना दीजिए 8 नवंबर का। उन्होंने क्या कहा था कि अब ये कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। तो आप बार बार रिलैक्सेशन दे रहे हैं। रिलैक्सेशन में वित्तीय अनुशासन हो, इससे सब लोग सहमत होगा, किसी को असहमति नहीं हो सकती है। आप कालाधन पर स्ट्राइक करिए, लेकिन आप हवाला कारोबारी पर करिएगा नहीं, आप बेनामी संपत्ति पर हमला करिएगा नहीं, अनैतिक व्यापार करने वाला जो शराब है उस पर शराब कारोबारियों पर हमला करिएगा नहीं। और विजय माल्या भागकर वहां चला जाए, बिहार में विजय माल्या की फैक्ट्री बंद हो जाए तो हम तो परेशान होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूं कि आप अगर काला धन पर हमला कर रहे हैं तो कृपा करके देश की जनता के सामने बोलिए कि बिहार में आपने जो जमीन की खरीद की है, कैश ट्रांजैक्शन किया है, कैश, ठीक है, उसका अकाउंट नंबर देश की जनता को बताइए, तब एहसास होगा कि आप काला धन के खिलाफ ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। श्रीकांत जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूं डॉक्टर अजय कुमार आपके पास। बोले श्रीकांत। देखिए रोहित जी, बहुत दुख होता है, ये नीरज जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। भाई आपको तो जानकारी है कि बीजेपी ने अपनी बेंगलोर कार्य समिति में प्रस्ताव पारित किया था कि जहां जहां हमारे मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालय, वहां हम अपने कार्यालय का निर्माण करेंगे। ऑन रिकॉर्ड बोला है, और जो एक प्रक्रिया है देश के अंदर उसको फॉलो किया है, सब नंबर 1 में किया है, नंबर 1। दूसरा, आप बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना नैतिक साहस जेडीयू वाले कहां से जुटा लेते हैं। चारा चोरों के साथ आपका गठबंधन है। जो पॉलिटिकल पार्टी आर्म फोर्सेस के जो इक्विपमेंट आते हैं उनके साथ दलाली खाती है, उनके साथ सरकार मिलकर चला रहे हो। नैतिकता का पाठ हमको पढ़ा रहे हो। आपको इस बात का जवाब का हिसाब देते हैं हम। आपको इस बात का जवाब देना होगा। दे रहे जवाब। आपको तो मॉरल राइट, नैतिक अधिकार नहीं नीरज जी, मैंने आपको टोका नहीं बीच में, आपको चुभ गया होगा। सच्चाई हमेशा चुभती है। कहां है जगन्नाथ? चुभ गया आपको, अंदर तक घुस गया, अंदर आपके सीने के अंदर घुस गया, क्योंकि आप सच्चाई नहीं सुनना चाहिए। अरे सुन लीजिए भाई, आपको बीच में रोका नहीं नीरज जी किसी ने। आपने कहा, अरे आपको बीच में रोका क्या? कैश ट्रांजैक्शन आपने किया है, आपको बीच में रोका क्या किसी ने? अपराध आपने किया है। आप पूछिए रोहित जी से। अरे सुन लीजिए, आप इतना उद्वेलित क्यों हो रहे हैं? माननीय सुशील मोदी पेशेंस रखिए भाई नीरज जी, सुन लीजिए। आरटीजीएस से ट्रांजैक्शन हुआ है, ज्यादा तेज बोलने से कुछ नहीं होता है। चारा चोरी का कलंक आपके सिर पे लगा है, वो मिटने वाला नहीं है। आप दूसरे के बारे में इस ढंग की बात। वो राइफल, पहले देसी कट्टा लेकर घूमते थे अपराधी बिहार में, अब राइफल लेकर घूमते हैं। अच्छा, एक कलंक जो आपकी जेडीयू के सिर पर है, मिटने वाले नहीं। प्लीज देखिए, फिर डिबेट वैसे ही जा रहा है। नीरज जी, आपने सवाल उठाया, मुझको नैतिकता का पाठ मत पढ़ाइए। नीरज जी, आपने सवाल उठाया, जवाब बकरी का चारा खा गया, उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हो। नीरज जी, सत्ता की हवा से इतनी अंदर नीरज आप पढ़ा रहे हैं हमको नैतिकता का पाठ। प्लीज हमको मत पढ़ाइए, व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं। प्लीज हमको मत पढ़ाइए नैतिकता का पाठ। देखिए, व्यक्तिगत पहले चारा चोरों के साथ गठबंधन दूर करिए भाई, प्लीज। देखिए प्लीज नीरज जी, आपने सवाल उठाया, वो जवाब दे लें। आपको पसंद ना आए, आप फिर अपना विरोध दर्ज कराएं, अच्छा रहेगा। देखिए डॉक्टर साहब बैठे हैं, सुन रहे हैं, वो सच्चाई सुनने का पेशेंस रखिए। टोका-टाकी नहीं की, अच्छा नहीं लगता सर आप दूसरे के ऊपर चढ़ के बोलना। प्लीज एक एक करके कोयले की खान के अंदर रहकर, कोयले की खान के अंदर रहकर सफेद कपड़ों वालों पे दाग उंगली नहीं उठाते। प्लीज मैं नाम बता दिया सर, आपके गठबंधन के साथ। नीरज जी आपकी सरकार है ना बिहार में, आप बताइए ना। नीरज जी आपकी सरकार है ना बिहार में, आप केस करा देते। नीरज जी सरकार है ना आपकी बिहार में, केस दर्ज कराइए, जांच बैठाइए, उठा के अंदर डालिए अगर इनके पास काला धन है। अब तो ये पीछे नहीं हट पाएंगे ना।
अब तो पीछे नहीं हट पाएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न भारतीय बौखलाइए मत, बौखलाइए मत, नीरज जी बौखलाइए मत, ये बताना पड़ेगा कि थोड़ा संयम से जवाब दीजिए प्लीज। एक मिनट अकाउंट नंबर सार्वजनिक जब दर्द होता है ना, दर्द, जब सच्चाई को नहीं सहन कर सकते आप लोग। उसका नाम सार्वजनिक। अच्छा सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, ऐसे एक साथ बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। इनकम टैक्स को देखना है नीरज जी, एक साथ बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। अच्छा नहीं लगता किसी की आवाज बंद करनी पड़े, प्लीज ना, आप समझिए इस चीज को। आप सरकार चला रहे हैं बिहार में, अगर आपको लगता है कोई फर्जीवाड़ा हुआ है, किसी ने काले धन में पेमेंट्स किए हैं, आपके पास दस्तावेज हैं, आपके पास पुलिस भी है, आपके पास भ्रष्टाचार नियंत्रण ब्यूरो भी है, आप पकड़िए उन लोगों को, जेल में डालिए और देश के सामने रखिए, और फिर देखते हैं मोदी जी क्या स्टैंड लेते हैं। लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि आज जिस बिल को लेकर ये पूरा ड्रामा हो रहा है, उस बिल के प्रावधान क्या है वो भी लोगों को पता है कि नहीं? हमारा राज्य, वो प्रावधान तक तो लोगों को पता नहीं है सर। अब मैं कह दूं अपनी बात। हाँ कह लीजिए नीरज जी। कहने का देंगे अधिकार? ठीक है आप कह लीजिए नीरज जी। केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जो जमीन की खरीदगी होती है वह जमीन सही है या नहीं, और साथ साथ उसका सर्किल रेट के अनुसार भुगतान किया गया है कि नहीं, ये तो राज्य सरकार के अधिकार में है। लेकिन आपने जो पेमेंट किया है, हम यह कहना चाहते हैं कि भाई दिल्ली से तो पैसा आया होगा, कोई तो कहीं से आया होगा, कोई अकाउंट नंबर से आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, और साथ ही साथ हम यह कहना चाहते हैं कि आप बार बार बोल रहे हैं कि आरटीजीएस से पेमेंट हुआ है, हम ये कह रहे हैं कैश पेमेंट हुआ है। कैश पेमेंट करने का अधिकार है सर, इंक्वायरी बैठाइए नीरज जी, इंक्वायरी बैठाइए, जो डोनेशन सरकार के पास अधिकार है, आप एक जांच बैठाइए उस पर, करिए, राज्य सरकार के अधिकार में जांच बैठाइए उस पर, इस इंडिविजुअल केस पर आप जांच बैठाइए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो बिल पेश हुआ है, बिंदु की जांच करनी है, जो बिल पेश हुआ है उसके प्रावधानों पे ऐतराज करते हैं अगर कि सरकारी तो उन पर तर्कों के साथ तो आइए कम से कम मैदान में। अगर जमीन आप कह दिए कि 50-50 चोर सिपाही का खेल है, तो 50-50 साबित तो कीजिए उसे। यहां बैठे हैं अर्थशास्त्री, वो कह रहे हैं नहीं साहब 50-50 नहीं है, ये तो 85-15 है या फिर 75-25 है। अब मेरा सवाल डॉक्टर अजय कुमार ये है, नीरज जी प्लीज थोड़ा रुक, नीरज जी प्लीज थोड़ा रुक, अजय जी वेट कर रहे हैं बहुत देर से, तो साफ दिखाइए। नीरज जी, अजय जी और विजय जी वेट कर रहे हैं बहुत देर से कि आपकी बात खत्म हो तो वो अपनी अपनी बात रखें। और देखिए मुझे कान में कहा जा रहा है कि ब्रेक ले लो पहले, तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं सर, क्योंकि चैनल ना तो काले धन से चलता है ना चंदे से चलता है सर, विज्ञापन से चलता है, अब विज्ञापन तो दिखाना ही पड़ेगा।